हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान एंड विज्ञान पे। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा वॉइस। क्या है? वॉइस यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसके पहले हमने तरह तरह के सेंटेंस यानी टेंस के जितने भी सेंटेंस थे हमने सभी को पढ़ लिया था। यानी हर तरह के सेंटेंस यानी टेंस को हमने पढ़ रखा था, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड जो इन सभी के जो चार चार पार्ट्स होते हैं, चाहे वो सिंपल हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इन सभी को हमने अलग अलग क्लासों में इंडिविजुअली पढ़ लिया। ठीक है, अब हमको पढ़ना है बहुत ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा क्या, एक्टिव वॉइस एवं पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये हम किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, या किसी भी हायर स्टडीज में पढ़ रहे हो, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के क्लास के लिए ये एक टॉपिक जो इंग्लिश का है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपने इस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अगर आपको समझ आएगा तभी आएगा जब आपने पूरे टेंस को समझ रखा है। क्योंकि हमने इसमें देखेंगे कि पता नहीं हमें चलता है कि वो सेंटेंस जो दिया गया है अगर उसको हम पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो किस टेंस में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए हमने सबसे पहले टेंस की सभी क्लासों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन टेंस की क्लास को नहीं किया है, प्लीज पहले जाके उन सभी क्लास को कंप्लीट करिए, फिर तब आपको जाके ये आपको वॉइस, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस पूरी अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप उसको 1-2 दिन में पूरी क्लास से इसको खत्म कर लेंगे। उन सभी क्लास के नोट्स भी आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उन क्लास के नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्या, वॉइस। ठीक है, यानी हम टॉपिक का नेम रखेंगे क्या, वो है वॉइस। ठीक है, इस वॉइस को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं वाच्य। ठीक है, अगर आप हिंदी ग्रामर व्याकरण पढ़ा होगा तो उसमें वाच्य नाम से आया होगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। तो वॉइस जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। तो हम पहले वॉइस के नेम देख लेते हैं क्या है। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, दूसरा क्या होता है, पैसिव वॉइस। ठीक है, दूसरा होता है हमारा पैसिव वॉइस। अब देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है। तो देखिए एक्टिव वॉइस को हम कहते हैं क्या, एक्टिव वॉइस को हम कृतवाच्य बोलते हैं। ठीक है, कृतवाच्य बोला जाता है। वहीं अगर पैसिव की बात करेंगे तो पैसिव को हम बोला जाता है कर्मवाच्य। क्या बोला जाता है, कर्मवाच्य। ठीक है, तो अब हमें देख लिया कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। अब ये एक्टिव वॉइस क्या है, ये एक्टिव वॉइस क्या है हमारा। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस क्या है। तो एक्टिव वॉइस देखिए क्या है, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि सेंटेंस में जब सब्जेक्ट क्या होगा, प्रधान होगा, यानी प्रिंसिपल होगा, मेन होगा, वही। यानी एक्टिव वॉइस में जो होता है सब्जेक्ट क्या होता है, मेन होता है। सब्जेक्ट जो होगा वो ही मेन काम कर रहा होगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट, उस वर्ब को करने वाला कौन होगा, वो सब्जेक्ट ही होगा। जब सब्जेक्ट मेन होता है तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे अगर सेंटेंस लिखूं क्या, ही सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ही सिंग अ सॉन्ग, तो इसमें गाने का काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, कृतवाच्य हो गया। लेकिन अगर अगर वहीं हम पैसिव वॉइस की बात करें, पैसिव वॉइस क्या होता है, तो पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट मेन होता है। कौन मेन होता है, ऑब्जेक्ट मेन होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, मेन होगा। यानी अगर हम एक सेंटेंस देखें तो देखिए क्या लिखते हैं, अ सॉन्ग इज संग बाई हिम। ठीक, अगर मैं एक सेंटेंस इसको लिखूं तो आप यहां देखेंगे ये सॉन्ग, पहले यही सॉन्ग ऑब्जेक्ट के रूप में था, अब यही सॉन्ग हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ गया। ठीक है, तो इस वाक्य में अगर हम कहेंगे तो इस वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट मेन काम कर रहा है। यानी अगर इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो एक गीत उसके द्वारा गाया जाता है, और पहले वाले में क्या था, वह एक गीत गाता है। ठीक है, तो दोनों में सेंटेंस पता चल गया ना। यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कर्ता प्रधान होगा, मुख्य होगा, मेन होगा, और वहीं पे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होगा, मुख्य होगा, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट काम करेगा। ठीक है,
तो ये चीजें हम समझ गए कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। अभी हमें सोचने वाली बात नहीं है कि हमने ये कहाँ से इज लगा दिया, हमने कहाँ से बाई लगा दिया, हमने कहाँ से हिम लगा दिया। वो सारी चेंजिंग हम पढ़ेंगे कि कैसे की जाती है, वो सभी चीजें हमें पढ़ना है। ठीक है, हमें बस पहले समझना था कि वॉइस क्या होते हैं, जिसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो एक्टिव वॉइस जिस जिस वाक्य में यानी जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता हमारा प्रधान यानी मेन यानी प्रिंसिपल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जिस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्रधान यानी मेन प्रिंसिपल होगा, तो वो हमारा क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। अब हम देखते हैं कि इन एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कैसे चेंज किया जाता है। तो रूल ऑफ इंटरचेंजिंग या रूल ऑफ, हेडिंग लिखेंगे हम क्या, इंटरचेंज ऑफ, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव वॉइस। ठीक है, अब वो क्या क्या रूल है, तो वो हम कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला रूल जो होता है, वो सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल होता है कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, पहला रूल यही है कि किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें, तो हम स्ट्रक्चर जानते हैं किसी भी सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा होता है स्ट्रक्चर। तो जब भी ये हमारा फॉर्म क्या है, एक्टिव का है यानी एवी का है। ठीक है, अगर हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या लिख देंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे। ठीक है, और इस सब्जेक्ट को हम क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे रख देंगे। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है, तो वहां पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। और सेंट की एंडिंग, सेंटेंस की एंडिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट से होती है, तो हमने सेंटेंस सब्जेक्ट को, पहले वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को हमने कहां पे रख दिया, ऑब्जेक्ट के रख दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है कि सबसे पहला काम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, प्लेस इंटरचेंज कर दिया हमने, यहां देख लिया। अब इसके बाद दूसरा रूल क्या होता है, तो देखिए दूसरा रूल हमारा सबसे बड़ा है, क्या करते हैं हम, जो ही ये काम कर देंगे, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, तब हमारा काम क्या होगा, स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का। अब वो हेल्पिंग वर्ब का हम चुनाव कैसे करते हैं, तो देखिए हम हेल्पिंग वर्ब का चुनाव टेंस के हिसाब से करते हैं। किसके हिसाब से करते हैं, टेंस के हिसाब से करते हैं, कि वो सेंटेंस किस टेंस का है, उसके उस टेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, दूसरा रूल हो गया। दूसरा रूल यानी अब अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस का रूल क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं यहां हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब दूसरा जो चेंजिंग आती है, वो दूसरी चेंजिंग क्या है, तो वो देखिए दूसरी चेंजिंग हमारी होती है, सॉरी अगली जो चेंजिंग हो तीसरी, वो हमारा क्या होगा, तो तीसरी जो चेंजिंग है वो हमारा है वर्ब में, जो भी मेन वर्ब होगा, वर्ब ना लिखे, अगर मेन वर्ब लिखा जाए, मेन वर्ब में क्या चेंजिंग होगी। ठीक है, तो मेन वर्ब में हमारा क्या चेंज होगी, मेन वर्ब को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। वो किसी भी फॉर्म में रहे, चाहे फर्स्ट फॉर्म रहे, चाहे सेकंड फॉर्म रहे, चाहे थर्ड फॉर्म रहे, चाहे फोर्थ फॉर्म रहे, चाहे यस या यस वाला फॉर्म रहे, कोई भी फॉर्म रहेगा, उसमें हम मेन वर्ब को किस में चेंज कर देंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। यानी हमारा यहां लिख सकते हैं क्या, यानी हम लिख सकते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस। ठीक है, अगला रूल क्या आएगा, कि जब भी हम अगला काम करेंगे, वो फोर्थ स्ट्रक्चर हम क्या लिख देंगे, तो देखिए वो फोर्थ वाला हम क्या काम रहेगा, उसके बाद हम फोर्थ रूल क्या होती है, हम एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब वो प्रीपोजिशन सबसे ज्यादा जो कॉमन यूज होता है, वो तो हमारा होता है बाई। ठीक है, बाई, इसके अलावा हम टू का भी यूज करते हैं, विद का भी यूज करते हैं। ठीक है,
एट का भी यूज किया जाता है, बहुत सारे प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं, जिसमें हमारा कॉमनली क्या यूज किया जाता है, बाय यूज किया जाता है, इन का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रीपोजिशन का यूज किया जा सकता है, तो हम यहाँ सिंपली अगर एक बाई लिख दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को तो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना ही लिया, तो उसके बाद हमारा अगला जो चेंजिंग थी वही सब्जेक्ट को ठीक है, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है तो उसमें क्या क्या चेंजिंग होगी। सबसे पहली चेंजिंग हम करते हैं कि उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। और यानी हम यूं ही कहें तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, उस सेंटेंस का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम पहले सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहला यही काम होता है। तो अगर ये अगर एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का एक प्रॉपरली हम स्ट्रक्चर लिखें तो हमारा क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर होता है मेन हमारा। ठीक है, तो हमने रूल बनाया। पहले रूल में क्या करते हैं, जब पैसिव वॉइस हम लिखेंगे, जब उस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, तो देखिए पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को, उस सेंटेंस यानी उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को हम क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। मतलब क्या करते हैं, उस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम क्या बना लेते हैं, सॉरी उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट बना लिया। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं, दूसरा रूल है कि हेल्पिंग वर्ब हम जोड़ते हैं। अब ये हमें पता करना पड़ेगा कि ये एक्टिव वॉइस किस सेंटेंस का, ये मतलब किस टेंस का है, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है, वो चीजें हम लिख देंगे। यानी हमारा अगला आता है हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद जो भी मेन वर्ब होता है, वो मेन वर्ब किस भी फॉर्म में रहे उसको हम उसके थर्ड फॉर्म में ही लिखते हैं, यानी वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। फिर हमने क्या कहा कि हम एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं, वो प्रीपोजिशन बाई ही कॉमनली यूज किया जाता है, उसके अलावा टू, विथ, एट या इन का भी यूज किया जाता है। वो हम सभी बताएंगे कि किनके किनके साथ क्या क्या यूज होता है। ठीक है, इसके बाद हम बाई लगा दिए। बाई के बाद हमारा जो अगला काम होता है वो काम होता है, ये जो इस एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस वाला सेक्शन है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, उस सेंटेंस का हम क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, यानी जो ये ऑब्जेक्ट बना वो एक्चुअली में कौन रहा है, सब्जेक्ट रहा है, और ये जो सब्जेक्ट बना है वो एक्चुअली में क्या रहा है, ऑब्जेक्ट रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला इंटरचेंजिंग हो गया कि हम कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल रहा है और वो जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल रहा है, अगर मान लीजिए नाउन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर नाउन की जगह पे हमारा प्रोनाउन आ जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम पहले ये देख लेते, ये जो रूल हमने लिखा वो कैसे फॉलो हुआ था, तो देखिए हमने यहाँ एक सेंटेंस लिखा था, ही सिंग अ सॉन्ग। तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो अभी छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस का हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, यही है ए सॉन्ग, तो हमने सॉन्ग को पहले लिख लिया। उसके बाद ये हमारा ही सिंग्स ए सॉन्ग, यहाँ देखिए सिंग्स होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने छोड़ दिया था, यहाँ सिंग्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये सिंग्स लिखा है, यानी हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है ये किस फॉर्म का है, तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देख लेंगे। यानी अब जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, तो हमने यहाँ इज लगाया है। क्यों, क्योंकि हमारा ये सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है। इसके बाद सिंग का थर्ड फॉर्म हमने लिख दिया संग, फिर बाई हमने जोड़ी दिया प्रीपोजिशन, और फिर हमने इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया हिम में। तो ये ऐसी चेंजिंग होती है। अब जो पहली चेंजिंग होती है, अगर हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमारे क्या हो, तो अगली हेडिंग लिखेंगे, फर्स्ट रूल, रूल जो होगा वो चेंजिंग रूल होगा, चेंजिंग रूल, चेंजिंग रूल फॉर प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस विच इन प्लेस कहां रहेगा, या तो सब्जेक्ट के रूप में आए या ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा होगा तो। ठीक है, तो देखिए
एक टेबल हम बना लेते हैं, आसानी से टेबल से हम समझ लेंगे। तो देखिए एक टेबल छोटा सा बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक लाइन और खींच लें, ठीक है। इसी में हम 3 लाइन कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 लाइन इसलिए करेंगे, हम अभी आपको बताते हैं क्या 3 लाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 3 लाइन क्या है वो देखिए क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम यहां प्रोनाउंस लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? प्रोनाउन। एक मिनट, थोड़ा सा और इसकी ब्रीथ बढ़ा देते हैं, इसकी हम ब्रीथ और थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे हम पहले लिखते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउंस। अब वो प्रोनाउंस क्या होगा, ये हमारा सब्जेक्टिव केस रहेगा, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। इस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है वो हम देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। और इसका पॉजेसिव केस, ठीक है। पॉजेसिव केस मतलब अपने के अधिकार के लिए, इसके लिए क्या यूज किया जाता है, ये हमारे उतने वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला अगर हम लिखें तो हम जानते हैं क्या होता है, अगर फर्स्ट पर्सन का वो प्रोनाउन है, ठीक है। अगर वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को जानते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 ही तरह के होते हैं, एक होता है आई और दूसरा होता है वी, ठीक होता है। एक होता है आई और एक होता है वी। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो क्या होता है, मी। और वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो अस होता है। अभी हम बताएंगे कि क्या क्या नहीं होगा, ठीक है। पॉजेसिव केस अगर बात किया जाए तो माई, ठीक है। और इसका वी का क्या होता है, आर या आर्स, ठीक है। दोनों यूज किया जाता है अलग अलग जगह पे, ठीक है। या ये माई और माइन भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये कई जगह वो अलग चीज है। उसके बाद अगर बात करें सेकेंड पर्सन, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन हम जानते हैं क्या होता है, सेकेंड पर्सन की अगर बात करेंगे तो हम जानते हैं सेकेंड पर्सन एक ही होता है, वो होता है क्या, यू, ठीक है। तो यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है यू ही। पॉजेसिव केस जो होता है वो होता है योर और योर्स, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, जो अगला हमारा आएगा वो रहेगा हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। जो थर्ड पर्सन होगा तो वो थर्ड पर्सन कौन कौन हो सकता है, उसको हम दूसरे पेन से लिख लेते हैं। जैसे देखिए या तो वो ही हो सकता है, या तो वो सी हो सकता है, या तो वो इट हो सकता है, या तो वो दे हो सकता है, ठीक है। वो इतने हो सकते हैं। तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हिम होगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम होगा, ठीक है। अब देखिए इसका पॉजेसिव केस तो क्या होगा, हिज। इसका हर या हर्स भी कई जगह यूज होता है, ठीक है। इट का इट्स, ठीक है। और देम का दे का जो पॉजेसिव केस होता है वो देयर या देयर्स भी कई जगह यूज होता है। वो बात की बात है कहाँ यूज होता है, वो चीजें हम पढ़ेंगे जब ऐसी यूजेज आएंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया, ये तमाम यूजेज हमने देखा कि कौन कहाँ पे क्या है, किसका यूज होता है। अब देखिए अब हमें ये समझना है कि हमने ये क्यों लिखा है। तो देखिए अगर हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा आई वी यू ही सी इट दे आते हैं, तो जब हम उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो ये नहीं कि हम ही वी यू ही सी लिख देंगे, ऐसा नहीं। उनके हम ऑब्जेक्टिव केस को रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस रहता है, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस रहता है। तो यानी अगर प्रोनाउन अगर आते हैं किसी सेंटेंस के, जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है, और उन प्रोनाउन में ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन आ रहे हैं तो हम उनको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर उस सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस उन प्रोनाउंस का लिखते हैं। लेकिन अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे ये प्रोनाउन आ रहे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव केस आ रहे हैं, तो ये नहीं कि हम उन ऑब्जेक्टिव केस को ही सब्जेक्ट की जगह पे रख देंगे, नहीं। हम उन ऑब्जेक्टिव केस का
फॉर्म चेंज करेंगे सब्जेक्टिव केस में और फिर सब्जेक्टिव केस को हम उनके प्लेस पे रखेंगे। जैसे अगर हम एक सेंटेंस जो पहला हमने लिखा था तो आप इसको देखेंगे हमारा सब्जेक्ट की जगह पे ही आया है, तो जब हमने ही को ऑब्जेक्टिव केस में रखा है तो हमने ही ना लिख के हमने क्या लिखा है, हिम लिखा है, यानी उसका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, और जब मान लीजिए यही पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलना रहता है तो यही जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो उसकी जगह पे हम ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि पहली चेंजिंग जो हमारी होती है वो हमारी चेंजिंग प्रोनाउंस में होती है। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं टेंस की चेंजिंग क्या होगी। ठीक है, तो हम दूसरा देखते हैं चेंजिंग फॉर टेंस के लिए। ठीक है, चेंजिंग फॉर किसके लिए, टेंस के लिए। तो हम सबसे पहले दूसरा रूल जो है वो चेंजिंग फॉर टेंस, चेंजिंग फॉर टेंस। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ एक इसमें टेबल भी बनाएंगे, टेबल बना के ही समझ आ जाएगा। ठीक है, आसानी से एक बड़ा सा टेबल बनाते हैं। अब देखिए ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, हम यहां लिख देते हैं टेंस, हम यहां लिखते हैं टेंस। ठीक है, टेंस। अब वो टेंस इधर हम लिखते हैं कि प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट, और इधर हमारा उन प्रेजेंट के तो एक होता है सिंपल, मान लीजिए सिंपल, या इसी को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट कहते हैं। एक होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, और एक होता है हमारा परफेक्ट। ठीक है, एक होता है हमारा परफेक्ट। अब आप कहेंगे सर एक क्यों नहीं बना रहे हैं, वो हम अभी बताएंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्चुअली में नहीं बन पाता है। बनाने के लिए अगर हम चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन वो वैलिड उतना नहीं माना जाता है। हमारे एग्जाम में केवल सिंपल से, कॉन्टिन्यूअस से और परफेक्ट से ही पूछेगा। ठीक है, तो वो देखते हैं। देखिए अगर हमारा वो प्रेजेंट टेंस निकले तो क्या होगा, अगर वो हमारा टेंस प्रेजेंट का रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर वो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का क्या रहे, सिंपल रहेगा, तो जाहिर सी बात है अगर वो प्रेजेंट का सिंपल है तो हम पैसिव वॉइस बनाते टाइम क्या लिखते हैं, अगर वो सिंपल है, अगर वो सेंटेंस सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसमें जाहिर सी बात है क्या आती है, यस या ईएस आता है। और जब यस या ईएस आएगा तो हम जब भी पैसिव वॉइस को, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इज लिख देंगे उनका हेल्पिंग वर्ब। अगर वो सिंगुलर है, प्लूरल है तो आर लिख देंगे, अगर आई है तो एम लिख देंगे। ठीक है, एम लिख देंगे। अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो फिर वही बात, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब इज चेंजिंग है, और इनके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमेशा यूज ही होता है। अगर वो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसमें जो आएगा उसका हेल्पिंग वर्ब क्या जोड़ेंगे, उसका हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है। ये तो हमारा रहा सेंटेंस जब वो प्रेजेंट होगा तो। ठीक है, अगर वो सेंटेंस हमारा पास्ट निकला, ठीक है, अगर वो हमारा सेंटेंस पास्ट निकला तो फिर हम क्या करेंगे, अगर वो सेंटेंस हमारा पास्ट निकलेगा तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा है कि हम जानते हैं अगर वो सिंपल है, ठीक है,
सिंपल सेंटेंस है तो हम क्या लिखेंगे, वाज और वर। वाज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए, लेकिन यहां आई के साथ भी वाज ही लगाएंगे, ये चीज हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो वाज बीइंग और वर बीइंग, ठीक है। और यहां पे परफेक्ट में हम जानते हैं केवल क्या होता है, हैड ही यूज होता है। हैड के बाद हम लिख देंगे बीन और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आसानी से लिख देंगे। तो ठीक है, इस तरह से हमारा पास्ट के लिए हमारा कंप्लीट हो जाएगा अगर वो पास्ट में रहेगा तो। अगर वो अब हमारा आता है कि अगर वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर रहता है तो क्या करेंगे। तो देखिए, फ्यूचर अगर रहेगा तो पहले फ्यूचर लिख लेते हैं। अगर वो फ्यूचर होता है तो क्या करेंगे। तो देखिए, अगर वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर रहा, क्या रहा, सिंपल फ्यूचर रहा, तो हम जानते हैं हम शैल और विल लगता है, तो शैल और विल के बाद हम क्या जोड़ देंगे, बी। ठीक है, शैल और विल के बाद हम जोड़ देंगे बी। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस का अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट कई बार इसको नहीं बनाया जाता है। ठीक है, इसको नहीं बनाया जाता है, इसको वैलिड नहीं माना जाता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो उसका क्या होता है, उसके लिए विल, पहले हम शैल लिखे हैं तो शैल ही लिखते हैं, शैल हैव और बीन, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन, ये चेंजिंग होती है। ठीक है, और इन सभी के बाद में हम वर्ब प्लस वीएन, यानी इसको हम एक हेडिंग लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 कैसे लिखते हैं, वो सेंटेंस के हिसाब से ही चेंजिंग होती है। यानी अगर आपको हम बताया जाए तो अगर आपने सेंटेंस पढ़ रखा है, ये टेंस पढ़ रखा है तो आपको कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो अब आपको समझने में दिक्कत आएगी कि ये क्या बोला जा रहा है। तो देखिए, अगर वो प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल अगर प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जानते हैं क्या होता है, वर्ब सब्जेक्ट प्लस V1 या वर्ब में यस या यस, यस या यस कब लगता है, जो वर्ब सिंगुलर होता है, जब V1 कब लगता है, जब प्लूरल होता है, फिर ऑब्जेक्ट। तो जब ऐसा अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ तो उनमें हम क्या हेल्पिंग वर्ब जोड़ते हैं, इज एम आर जोड़ते हैं। अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा तो इज बीइंग, वाज सॉरी इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग और उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहा तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब हम उसमें हैज बीइंग और हैव बीइंग लिखेंगे, हैज बीइंग सिंगुलर के लिए और हैव बीन प्लूरल के लिए। ठीक उसी तरह अगर वो पास्ट है तो सिंपल पास्ट रहा तो हम जानते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, तो उसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म की जगह पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब जोड़ते हैं, वाज और वर। वाज सिंगुलर के लिए सिंगुलर में आई के साथ भी पास्ट में वाज लगता है, बाकी सभी के साथ वर लगाएंगे। ठीक उसी तरह अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस रहा तो वाज बीइंग और वर बीइंग, अगर वो परफेक्ट रहा तो हैड बीन, ठीक है, और हैड सभी के साथ लगता है, ये तो हमें पढ़ रखा था। अगर वो फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है, तो हम जानते हैं सिंपल फ्यूचर में शैल और विल का यूज होता है, तो उसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हम शैल बी और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसी तरह विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इंडिविजुअली हम सबके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है, सबके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन में दिक्कत ना हो, सबके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। ठीक है, इन सभी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ठीक है, इन सभी के साथ, चाहिए रहे इन सभी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाते चलते हैं, चाहे वो फ्यूचर है, चाहे पास्ट है, चाहे प्रेजेंट है। तो दूसरी चेंजिंग हमारी हो गई, टेंस की चेंजिंग हो गई जब एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तब। तीसरी चेंजिंग हम क्या देखते हैं, तीसरी चेंजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजिंग है, वो क्या होती है, जो हम प्रीपोजिशन का चेंजिंग होती है। तो तीसरा लिख लीजिए, प्रीपोजिशन की चेंजिंग। ठीक है, प्रीपोजिशन का चेंज क्या क्या हो सकता है वो चीजें हमें जानना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि अक्सर हम प्रीपोजिशन बाई लगाते हैं। हम प्रीपोजिशन का यूज हम जानते हैं रेगुलरली, क्या यूज होता है, रेगुलर यूजेज में हम जानते हैं क्या होता है, बाई ही यूज किया जाता है, बाई यूज होता है। ठीक है,
बाई यूज होता है, रेगुलर बाई यूज होता है। लेकिन अगर हमारा वर्ब कुछ और आ जाए तो हम उनका क्या यूज करेंगे? तो हम कुछ पर्टिकुलर वर्ब के लिए, कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के लिए अलग अलग अदर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अदर्स प्रीपोजिशन आर यूज्ड, प्रीपोजिशन, हाँ, प्रीपोजिशन आर यूज्ड, ठीक है। अदर वर्ब्स के लिए, पर्टिकुलर वर्ब्स के लिए अदर प्रीपोजिशन आर यूज्ड, यानी वो अलग अलग प्रीपोजिशन यूज होता है। अब वो हम देखते हैं क्या है। तो अगर हम कहें, अगर हमारा क्या आता है तो हम लिख लेते हैं, क्या क्या देख लेते हैं। ठीक है, अगर पहला हम लिखते हैं क्या, हम सबसे पहले ही लिखते हैं क्या है, एट। एट का यूज कब होगा? इन द प्लेस ऑफ बाई, इन द प्लेस ऑफ या इंस्टीड ऑफ बाई, ये भी लिख सकते हैं, एट इंस्टीड ऑफ बाई। इंस्टीड ऑफ बाई, ठीक है। बाई की जगह पे हम एट का यूज कब करते हैं? ठीक है, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तब, ठीक है। तो ये ज्यादातर देखिए, ये चीजें ज्यादातर हमारे छोटे क्लासेस में नहीं, लेकिन अगर हम किसी एसएससी या बैंकिंग की इंग्लिश में हम देखेंगे तो उनके कंपटीशन में जरूर ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। हो सकता है 11th 12th में भी कभी टीचर्स पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, लेकिन छोटे क्लासों में तो नहीं। लेकिन ये अपर हायर स्टडी में या किसी कंपटीशन में ये जरूर ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो उन चीजों को भी हम पढ़ लेंगे आसानी से, क्योंकि ये हमारी क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी एकेडमिक ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उन सभी के लिए, ठीक है। तो देखिए, अगर हमारा एट कब यूज होगा बाई के जगह पे, अगर हमारा वर्ब क्या क्या हो तब, वर्ब पे ही डिपेंड करेगा। अगर वो वर्ब हमारा कुछ क्या क्या आएगा जब, तब हम बाई की जगह पे एट यूज करेंगे, जब एक्टिव से पैसिव में बना रहे होंगे तब। तो देखिए, अगर हमारा सेंटेंस में वर्ब हमारा क्या आ जाए, सरप्राइज आ जाए, तो क्या आ जाए, सरप्राइज्ड आ जाए, सरप्राइज्ड आ जाए, ठीक है। अगर वर्ब हमारा सरप्राइज्ड आ जाए, उसके अलावा एनॉयड आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, एनॉयड आ जाए। इसके अलावा हमारा डिस्ट्रेस्ड आ जाए, डिस्ट्रेस्ड आ जाए। इसके अलावा भी एस्टोनिस्ड आ जाए, एस्टोनिस्ड आ जाए, ठीक है। इसके अलावा हमारा सॉक्ड हो जाए, सॉक्ड, सॉक्ड। इसके अलावा और भी होता है, डिस्प्लीज्ड आ जाए, डिस्प्लीज्ड, डिस्प्लीज्ड हो जाए। इसके अलावा डिसअपॉइंट हो जाए, डिसअपॉइंटेड हो जाए। डिसअपॉइंटेड हो जाए, ठीक है। उसके बाद लॉफ हो जाए, लॉफ, लॉफ्ड, ठीक है। ये चीजें आ जाए, ठीक है। इतनी चीजें आ जाए तो हम उन सभी को जब भी हम पैसिव वॉइस बना रहे होंगे तब भी हम क्या करेंगे, उनको हम चेंज करेंगे। बाई के जगह पे हम प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आसानी से याद कर लेंगे। अब देखिए, सरप्राइज्ड का मतलब क्या होता है, तो आश्चर्य होता है। उसके बाद एनॉयड का मतलब क्या होता है, तो नाराज होना होता है। अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रेस्ड का मतलब क्या होता है, तो ये हम कहेंगे व्यथित या चिंतित हो जाना, इसका मतलब होता है। उसके बाद एस्टोनिस्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, एस्टोनिस्ट का मतलब, ये भी, इसका भी मतलब आश्चर्यचकित होना, ये भी होता है, या फेस पे हमें आश्चर्यजनक चीजें दिखेंगी। सॉक्ड का मतलब क्या होता है, ये तो आप जानते हैं, इसकी कोई दिक्कत है नहीं। उसके अलावा सॉक्ड का भी मतलब हैरानी होता है। और उसके बाद डिस्प्लीज्ड का मतलब क्या होता है, तो अगर बात किया जाएगा डिस्प्लीज्ड का मतलब, तो नाराज या खुश, मतलब अप्रसन्न कह सकते हैं।
ठीक है। डिसअपॉइंटेड का भी मतलब वही होता है, लाफ का मतलब हंसना होता है, ठीक है। तो अगर ये सारे शब्द अगर आते हैं वर्ब में अगर ये सभी वर्ड्स आते हैं तो हम उन एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हम कभी भी भूल के बाई का यूज नहीं करेंगे। यानी इनके जगह पे जो बाई यूज होगा एक तौर पे हम कह सकते हैं बाई का यूज प्रोहिबिटेड होगा, बाई का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यानी इसको हम लिख दें बाई नॉट यूज, ठीक है, बाई नॉट यूज, ठीक है, बाई यूज नहीं होगा, ठीक है। क्या यूज होगा? तो वो एट यूज किया जाएगा, ठीक है। ये चीजें हम समझ लिए। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हो सकता है कि अगर वो, इसको हम मिटा देते हैं, इसकी जगह तो हमने लिख ही दिया, समझ गया, ठीक है। ठीक है। अब अगर हम देखें कि क्या यूज करते हैं, कई बार अब बाई की जगह पे हम टू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? तो हम हेडिंग लिख लेंगे टू प्रीपोजिशन इंस्टीड ऑफ किसके? बाई के जगह पे। हम बाई के जगह पे क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे? तब जब हम हमारा वर्ब क्या आता है। अगर वर्ब हमारे अलग अलग कुछ और आते हैं तो हम उनकी जगह पे बाई की जगह टू यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम कहें कि टू किनके यूज होगा, तो देखिए अगर वर्ब में हमारा क्या आता है, क्या? मैरिड, ठीक है, मैरिड। अगर वर्ब में मैरिड आता है या नो आ जाए, कई बार नो और मैरिड ज्यादातर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्लिक हो जाए, ऑब्लिक्ड, ठीक है। उसके बाद हो जाए, ऐसा हो सकता है। उसके बाद ये कुछ सेंटेंस हैं, और भी बहुत सारे मिलेंगे, फिलहाल हमारे लिए ये तीन बहुत हैं। तो ये अगर सेंटेंस आते हैं, तो अगर सेंटेंस में अगर ये वर्ब आते हैं तो उनमें हम पैसिव वॉइस बनाते टाइम बाई का यूज ना करके प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? टू प्रीपोजिशन का यूज हमें करने को दिख जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना होगा। अब देखते हैं जो कि तीसरा फॉर्म है, वो हमारा तीसरा फॉर्म क्या है कि अगर हम बाई की जगह पे बहुत जगह हम विद का भी यूज करते हैं। यानी हम हेडिंग लिख लेंगे क्या? विद इंस्टीड ऑफ क्या? बाई। बाई प्रीपोजिशन की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? विद यूज करेंगे। कब? ठीक है, तो देखते हैं कब, जब हमारा वर्ब में कुछ ऐसे अगर वर्ड आएंगे तो देखिए क्या क्या यूज करते हैं। तो देखिए अगर हमारा विद आता है तो हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। बाई की जगह पे विद कब यूज करेंगे? तो जब हमारा सेंटेंस में क्या आ जाए? प्लीज्ड आ जाए। क्या सेंटेंस में आ जाए? प्लीज्ड। प्लीज्ड आ जाए। डिसप्लीज रहेगा तो हम कह सकते हैं एट यूज करेंगे, लेकिन अगर प्लीज्ड आता है तो हम उसकी जगह पे विद यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा डिसगस्टेड, ठीक है। उसके अलावा डिसगस्टेड, डिसगस्टेड, ठीक है। उसके अलावा हम इम्प्रेस्ड, ठीक है, इम्प्रेस्ड, ठीक है। यहाँ सेंटेंस हट नहीं रहा है, ठीक है। इसको हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक और सेंटेंस पहले लिख लेते हैं, वो हट जाए, ठीक है। कार्मेल, ठीक है। इसके अलावा हम क्या लिख रहे थे? इम्प्रेस्ड, ठीक है। ये अगर आता है, ये अगर वर्ब में यूज हुआ होगा तो उन सभी के जगह पे हम क्या यूज करेंगे? बाई के स्थान पे विद यूज करेंगे जब हम एक्टिव को पैसिव बना रहे होंगे, ठीक है। देखिए रेगुलरली हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर बार ये होगा, हर बार तो हम बाई का यूज करते हैं रेगुलरली। हमने ऊपर लिख दिया है कि रेगुलर में बाई का यूज होता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वर्ब होते हैं जिनकी जगह पे हम अलग अलग प्रीपोजिशन यूज करते हैं बाई की जगह पे, ठीक है। तो ये तो विद हो गया। अब हम अगला देख लेते हैं कि अगला प्रीपोजिशन कई बार इन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो हम लिख लेते हैं फोर्थ में, कई जगह हम इन इंस्टीड ऑफ
किसकी जगह पे? बाई। ठीक है, इंस्टीड ऑफ बाई। तो देखिए हम किसकी जगह पे, देखिए तो देखिए अगर हमारा वर्ब क्या आ जाए, तो देखिए क्या आता है। अगर हमारा वर्ब कुछ ऐसा आता है, जैसे हम जानते हैं इन कब यूज होगा, जैसे इंटरेस्टेड। अगर हमारा वर्ब इंटरेस्टेड रहे, इंटरेस्टेड हो, ठीक है, उसके बाद हो कंसिस्टेड हो, ठीक है, उसके अलावा एब्जॉर्ब्ड हो, ठीक है, उसके अलावा एब्जॉर्ब्ड हो, इसके अलावा अगर कंटेन्ड हो, ठीक है, कंटेन्ड हो, और भी बहुत सारे हैं, हमारे लिए इतना बहुत है। तो अगर किसी सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो इंटरेस्टेड हो या कंसिस्टेड हो या एब्जॉर्ब्ड हो, कंटेन्ड हो, उन सभी में जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उनकी में बाई की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? इन यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ लिए इतनी सारी चेंजिंग हमारी सेंटेंस को, एक्टिव को पैसिव वॉइस में किया जाता है। सबसे पहली चेंजिंग हमने पढ़ा, क्या चेंजिंग होती है? तो प्रोनाउंस में चेंजिंग होती है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली चेंजिंग। दूसरी हमारी चेंजिंग वो टेंस की चेंजिंग होती है, यानी सेंटेंस की चेंजिंग होती है। और तीसरी चेंजिंग जो बाई हम यूज करते हैं वो चेंजिंग की जाती है। ठीक है, अब वो बाई की जगह पे हम कुछ और भी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं, खास उनके वर्ब आने पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हमारा जो बेसिक चीज था वो हम कैसे, किनको कैसे बदलते हैं, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक रूल रहे। तो इस तरह से हमने जितनी भी चेंजिंग की जाती है वो सभी चीजें हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब ये क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है, इसके बाद जो हमारी क्लास आएगी वो हम सभी तरह के जितने भी टेंसेज हैं उन टेंसों के अलग अलग सभी फॉर्म्स को हम लोग एक एक क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास हमारी ये पहली पार्ट है। जो सेकेंड पार्ट आएगा उस इस पैसिव वॉइस का, उसमें हम अलग अलग सेंटेंस के जो भी पार्ट है, जैसे प्रेजेंट टेंस रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इन सभी को एक क्लास में इंडिविजुअली ऐड करेंगे। उन सभी सेंटेंस को, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, सारे सेंटेंस को एक क्लास में। जो उसके बाद अगली क्लास आएगी उसमें हम पास्ट के तीनों पार्ट्स को, उनके सभी सेंटेंस को पढ़ेंगे, और फिर अगली क्लास में फ्यूचर। तो इस तरह से हम लगभग 4 क्लासेस में हम इस सेंटेंस जो जुड़े होते हैं, यानी जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर पास्ट, इन तीनों से जुड़े हुए पैसिव वॉइस को हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद भी अभी हमारा पैसिव वॉइस खत्म नहीं हुआ रहेगा, उसके बाद हम इंपरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस के भी सेंटेंस को हम कैसे पैसिव में बनाते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी जो एक्टिव क्लास, यानी पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस की जो क्लास रहेगी, ये आई थिंक 6 या 7 क्लास की होगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो होप तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर भी करिएगा, चाहे वो किसी भी एकेडमिक ईयर में हो या किसी भी क्लास में पढ़े हो या किसी भी कंपटीशन के लिए हो। अगर उनके कंपटीशन में इंग्लिश पूछी जाती है तो प्लीज इस वीडियो को उनके पास जरूर शेयर करिएगा, उनके नॉलेज के लिए बहुत ही जरूरी होगा। ठीक है, तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और नॉलेजफुल वीडियो के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।